क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। आज डे 6 है, ये हमारे डेली वाले यूपीएससी के लेवल के टॉप 10 क्वेश्चंस। ठीक है, पहले क्वेश्चन से चालू कर लेते हैं। देखिए, मॉडल्स ऑपरेंडी आप लोग को पता ही है। जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चन आए आप लोग को पॉज करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनना है। पहला क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग जो है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये भी समझ ले। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स या फिर निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि क्या पूछा गया है, ये फिर उसके बाद स्टेटमेंट पे आना है। जैसे विच ऑफ द अबव इवेंट्स कॉज एन इम्बैलेंस, ठीक, उपरोक्त में से कौन कौन सी घटनाएं भुगतान शेष में असंतुलन पैदा करती हैं, ये पूछा गया। अब इसके हिसाब से आपको जो है एक एक स्टेटमेंट पढ़ना है कि जैसे कि हाई इंटरनल प्राइसेस इन द कंट्री ड्यू टू इन्फ्लेशन, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक, ये भी होगा, अभी बताऊंगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आपको ऐसे पढ़ना है आगे, मैं फिर आप लोग पॉज करके क्वेश्चन क्लियर करना, आंसर देना और मैं आपका फिर एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। ठीक, अभी इस वाले को क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ खाली। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री, बिल्कुल सही बात है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है क्या, पहले ये चीज़ समझ लो। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि किसी एक कंट्री का बाहर की कंट्री से बाकी सारी कंट्री से क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, यहाँ से जा रहा है, क्या आ रहा है। ठीक, तो इसका जो लेखा जोखा है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के हिसाब से। ठीक, गुड्स का भी हो सकता है, सर्विसेज का भी हो सकता है, टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बैठ के देखिए, यहाँ पे आंसर जो है वो डी है। ठीक, सारे ही स्टेटमेंट इसमें सही हैं। जो हाई इंटरनल प्राइसेस, अब इंडिया में अगर मान लीजिए कोई प्राइस किसी चीज़ का बढ़ गया तो हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करने लगे, इंपोर्ट ज़्यादा करने लगेंगे तो इम्बैलेंस होगा ना बैलेंस ऑफ पेमेंट का। जैसा कि क्या हुआ, जैसे इंडिया में क्या है, क्रूड ऑयल हम लोग करते ही इंपोर्ट करना ही है क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। ठीक, 1991 में यही तो हुआ था ना जब एलपीजी रिफॉर्म हुए थे, हमारे पास 14 दिन का खाली इंपोर्ट का और बचा था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री, हाँ इससे कॉन्फिडेंस लूज होता है, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भाग जाते हैं, तो इसकी वजह से बीओपी खराब होगा हमारा। ठीक, लार्ज स्केल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, हाँ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जब लार्ज स्केल होता है तो हमें कई सारे इंपोर्ट भी करने पड़ते हैं। इंपोर्ट जितना ज़्यादा करेंगे इम्बैलेंस जो बनेगा आपका, बीओपी में असंतुलन आएगा। चौथा स्टेटमेंट ये है कि चेंजेस इन द इंटरेस्ट प्रेफरेंस एंड ट्रेंड्स ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही बात है। कोई चेंजेस हो रहा है वो इंपोर्ट को भी एक्सपोर्ट को भी घटा बढ़ा सकते हैं, तो जरूर ये जो है कैन कॉज एन इम्बैलेंस टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन पॉज करके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। ठीक, आप लोग पॉज करिए, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है आपका सी। ठीक है, 2 और 3 यहाँ पे स्टेटमेंट जो है, जैसे कि देख रहे हैं करेक्ट पूछा गया, 2 और 3 करेक्ट है, पहला वाला गलत है। पहले वाले में बोला गया है घड़ियाल एंडेमिक टू इंडिया। देखिए, इंडिया में नहीं, बांग्लादेश में भी है, नेपाल में भी है। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट लिखा होता तब तो एक बार को सही हो सकता था, लेकिन सिर्फ इंडिया में नहीं है। ठीक, इसको कई लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई इंडिया तो है ना, तो एंडेमिक हम बोल सकते हैं, लेकिन एंडेमिक की डेफिनेशन है वो खुद ये कहती है कि किसी एक ही प्लेस पे वाला जीव या जंतु या फिर ट्री की स्पेशीज पाई जाती है। लेकिन सिर्फ इंडिया में तो ना पाई जा रही है, बांग्लादेश में भी पाई जा रही है, अलग कंट्री है, नेपाल भी। ठीक, इसके बाद ये बोला कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इट हैज़ बीन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। ठीक है, और चंबल घड़ियाल अभयारण्य जो है, आपका चंबल घड़ियाल सेंचुरी जो है में भारत के घड़ियालों को सबसे अधिक आबादी है, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश को अभी जो टाइगर सेंसस हुआ उसके हिसाब से टाइगर स्टेट घोषित कर दिया गया है, और इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश को घड़ियाल स्टेट भी घोषित किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, और वहीं क्रिटिकली इंटेंजर्ड किया घोषित किया रखा है इसे। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है आपके स्क्रीन पर, आप लोग को आंसर देना है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए आंसर है ए। ठीक, यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पे इंडिया जो आपका अर्थ है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है। ठीक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पांचों हैं सही, आपको मालूम होगा। जैसे कि ये है अर्थ का स्ट्रक्चर, पहले क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, फिर इनर कोर हो गया। ठीक है, अब इसके बीच में कुछ कुछ डिसकंटिन्यूटी होती हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ कॉनरेड है, आपकी क्रस्ट के में ही जो है कॉनरेड जो है दो तरीके से। डिसकंटिन्यूटी का क्या मतलब है यहाँ पे, कि कोई चेंजेस आ रहे हैं, अब वो मटेरियल में है कुछ है तो वो टूट गया, जो जैसे चलता जा रहा था वो टूट गया। अब जैसे क्रस्ट से आप मेंटल में जा रहे हो तो क्रस्ट में क्या होता है, सियाल होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम। मेंटल में क्या होता है, सीमा होता है, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक, और कोर में क्या होता है, नीफे, जो कि आपका पांचवा स्टेटमेंट है, निकल और आयरन, Fe। ठीक, तो यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूटी होती है ना, जैसे सी हो गया कॉनरेड,
जो कि पहला स्टेटमेंट है। जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उस यहाँ से आप समझ जाओगे सारे। कॉन्ड्रेट हो गया, उसके बाद कोर और मेंटल के बीच में जो है आपका मोहो डिसकंटिन्यूटी होती है। फिर आपकी आती है रेपिटी, इसकी एक ट्रिक बताऊंगा अभी याद करने के लिए, ठीक। आपकी मेंटल, अपर मेंटल और इनर मेंटल के बीच में, लोअर मेंटल के बीच में भी ये डिसकंटिन्यूटी आती है, तो वो उसको बोलते हैं रेपिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी गुटेंसबर्ग आती है, जब मेंटल से लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में। और फिर कोर, इनर कोर और आउटर कोर के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी होती है, उसको बोलते हैं लेहमन, ठीक है। देखिए इसको याद करने का तरीका ये CMRGL, ये है लेमन है ना, तो इसको याद ऐसे कर सकते हैं, सीएम बनने के लिए राहुल गांधी से अच्छा है कि किसी लेमन को बना दो, ठीक है। चीफ मिनिस्टर जो है राहुल गांधी को बनाने से अच्छा है किसी लेमन को बना दो। इस तरीके से आपको याद रहेगा। यहाँ पे याद रखिएगा सियाल, सीमा, निफे, ये एक ट्रिक है। किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई ऐसा लेना देना नहीं है, ठीक। चौथा जो आपका क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी। देखिए यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट जो है आपके करेक्ट पूछे गए हैं, करेक्ट हैं, ठीक। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से यहाँ पे जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जैसे आपको मालूम होगा कि पहले पेंजिया था, पेंजिया जो है टूट के जो है दो पार्ट में, ऊपर ये अंगार लैंड बन गया, गोंडवाना लैंड। मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिएगा पूरा, ठीक। तो इसमें बोला गया ड्यू टू नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर द इंडियन ओशन हैज़ ओपनड। इंडियन पेनिनसुलर जो था ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो गया, तो इसकी वजह से इंडियन ओशन जो है ना ट्रायंगुलर, वो आज बन गया है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अंगारा लैंड वॉज डिसरप्टेड इनटू नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये भी सही बात है। अंगारा लैंड जो है, जो ये ऊपर वाला एरिया जो पेंजिया टूट के बना था सुपर कॉन्टिनेंट से, जो ऊपर चला गया, इसको अंगारा लैंड बोलते हैं नॉर्थ में, और इसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं। अंगारा लैंड भी जो है आपका नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में टूट गया था, यही स्टेटमेंट बोल रहा है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो है क्या हुआ है कि आपका जो वेस्टर्न ड्रिफ्ट था आपका साउथ और नॉर्थ अमेरिका, ठीक। साउथ और नॉर्थ अमेरिका जो है ये अटलांटिक ओशन है, ये जो है वेस्टवर्ड, इस तरफ पश्चिम की तरफ जो है मूवमेंट हो रहा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे आपको मालूम है रॉकीज और एंडीज का, क्योंकि यहाँ पे पैसिफिक ओशन वाली प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो उसकी वजह से क्या है कि ये इससे जब कोलाइड हुई, ठीक है, ऐसे जा रहा था, ये इधर की तरफ था, तो रॉकीज और एंडीज माउंटेन आपके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में बन गए, ठीक। समझ में आ गया ना, तीनों ही स्टेटमेंट सही थे। पांचवा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है ना। इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी क्वेश्चन आसपास आएगा तब भी आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। द पावर ऑफ इसमें जो है ये पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की टू डिसाइड डिस्प्यूट, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अगर आप आर्टिकल 131 पढ़ेंगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि चाहे सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, सेंटर और कई स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, कई सारी स्टेट के बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट हो, ये सब बोलते हैं फेडरल डिस्प्यूट्स। इसका ओरिजिनल मतलब कि आप जो है डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, और ये एक्सक्लूसिव भी राइट है सुप्रीम कोर्ट का, मतलब और कोई नहीं करेगा, इसमें हाई कोर्ट नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा। इस तरीके के फेडरल इश्यूज या डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम लोग। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक। इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर देखिए सही है डी, चारों ही हैं ये, ठीक है। अब क्वांटिटी देखिए, बैंक जो आरबीआई है, आरबीआई है ना हमारा सेंट्रल बैंक, ये क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक। कंट्रोल कैसे करता है? क्वांटिटी में भी कर सकता है कि, और क्वालिटेटिव में भी कर सकता है, ठीक। कुछ धमकाए, बताए, उनको अवेयर करे कि ये मत करो, वो ना करो। और जो क्वांटिटेटिव है, जैसे कि बैंक रेट पॉलिसी होता है, रेपो रेट होता है, जिसमें बैंक और जो आरबीआई है, ठीक, ये बैंक जो है आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देता है आरबीआई को, आरबीआई इनको पैसा देती है, और कुछ 14 दिन के अंतराल के अंदर जो है बैंक जो है आरबीआई से वापस गोल्ड सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लेती है, और लोन जो है ब्याज के साथ वापस कर देती है। रेपो रेट की डेफिनेशन समझ गए आप। इसी तरीके से दो और मेजर्स हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक अपने पास ही जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ये सब रखते हैं, करीबन इस समय 18.5% है। आप लोग बताइएगा क्या चल रहा है। और कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? बैंकों के अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ के हिसाब से जो है आपको बैंक जो है आरबीआई के पास अपना एक डिपॉजिट रखते हैं, ज़्यादातर कैश में ही होता है, ठीक। यहाँ पे आपका आंसर हो गया था डी, ठीक। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, पॉज करके पढ़ लीजिएगा।
ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये महमूद गजनवी के इन्वेजन से रिलेटेड है, जिसने 17 बार जो है इंडिया पे अटैक किया था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। तो बताइए इसका आंसर यहाँ पे कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर होगा आपका सी। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अलबुरेनी, जो अलबुरेनी थे, ठीक, इन्होंने शूद्र को अत्यंज नहीं बोला था। चार होते हैं जैसे आपको मालूम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक, आपका वैश्य और शूद्र। तो इनके भी जो नीचे लोग थे उनको अल्बेरेनु ने, क्या है ये, अल्बेरोनी ने जो है अत्यंज बोला था, ठीक, शूद्र को नहीं बोला। तो इसलिए वाला स्टेटमेंट गलत था। हाँ, ये जो इंडियन सोसाइटी जो है बिल्कुल 4 क्लासेस में बटी हुई थी, जो ये मैंने यहाँ बताया आपको। आपका वैश्य और शूद्र जो है इनके पास राइट नहीं था कि डिवाइन नॉलेज को गेन कर सकें, जैसे संस्कृत और ये सारी जो है वेदास वेदास नहीं पढ़ने को मिलता था, इनको नहीं देते। देखिए ये मतलब जो हिस्ट्री में लिखा वो मैं बता रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई मत नहीं है, ठीक। और विडोज की मैरिज नहीं प्रैक्टिस की जाती थी। इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे कौन सा, सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ गए हैं, ठीक। यहाँ पे कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और करेक्ट पूछा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आंसर जो है वो है आपका बी। चौथा स्टेटमेंट गलत है। चौथा स्टेटमेंट में ये कह रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहले तो ये बोला गया डी कोशाम्बी जी जो थे उनके हिसाब से इंडस सिविलाइजेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम सुमेरियन सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया आज के तारीख में अगर आप देखोगे तो इराक, कुवैत, सीरिया और टर्की के कुछ कुछ हिस्सा जो है, जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स दो रिवर के बीच में बसा हुआ था। जैसे इंडस सिविलाइजेशन जो है इंडस रिवर बसा हुआ था, तो उस टाइम का है, ईडीडी कोसाम्बी बोलते हैं। 925 सेटलमेंट जो इंडस सिविलाइजेशन के थे वो इंडिया में डिस्कवर किए गए हैं, बिल्कुल सही है। ओवरऑल जो है 925 इंडिया में किए गए हैं और 475 पाकिस्तान में। इसमें अगर कोई चेंजेस हुए हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि फाइंडिंग होती रहती है दिन ब दिन। जब भी आप देख रहे हो तो जरूर एक बार चेक करिएगा। 3 मेजर साइट जो इंडियन सिविलाइजेशन की थी वो फाउंड हुई है गल्फ ऑफ कच्छ में, जो आज के टाइम पे गुजरात के टाइम पे है। हाँ बिल्कुल सही बात है। इनके नाम है देसलपुर, सुरकोटाडा और धौलावीरा। सुरकोटाडा और धौलावीरा में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्या एक यूनिक फीचर था, कमेंट बॉक्स में जो लिखिएगा। और जो ये स्टेटमेंट चौथा लग गलत इसलिए है कि मुंडी गक, ये जो लिखा हो मुंडी गाक और देह मोरासी हैं, गुंडई, ये बहुत ही अच्छे नाम है। साइट्स आर हरप्पन सिटीज़, नहीं नहीं, ये प्री हरप्पन सिटीज़ थे और अफगानिस्तान में पाए जाते थे। ठीक, समझ में आ गया। यहाँ पे कुछ जानकारी यहाँ दी गई है, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका देखिए सही आंसर है सी। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है आपका सही है, बाकी दोनों गलत हैं। नगरा टेम्पल, ये मैंने आपको डे 5 में बताया भी था कि अगर इंडिया का अगर इस तरीके से मैप बनाए तो उसमें जो नॉर्थ इंडिया है उसमें नगर होता है, बीच में वैसारा जिसमें होता है, और सदर्न इंडिया में द्रविड़ स्टाइल होता है। वैसारा में दोनों के कंबाइंड फीचर्स होते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि जो नगरा टेम्पल होते हैं उनके पास कर्विंग होती है, शिखर टाइप से होता है, ठीक है ना, शिखर टाइप से होता है। लेकिन जो द्रविड़ वाले टेम्पल होते हैं उसमें विमान टाइप से बनते हैं ऐसे, ठीक है ना। और जो है इसके बाद ये तो सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नगर टेम्पल हैड इलोबरेट, नगर मंदिर के द्वार विस्तृत थे, जबकि द्रविड़ मंदिरों के द्वार इतने प्रमुख नहीं थे। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अगर आपने देखा होगा तो जो साउथ के जो टेम्पल्स होते हैं उसमें बहुत ही विशाल गेटवेज होते हैं जिनको गोपुरम बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसे इस तरीके के होते हैं। ठीक, देखा है ना, उसको गोपुरम बोलते हैं, बहुत ही विशाल होते हैं वहाँ के। तो और तीसरा स्टेटमेंट जो है, नगर टेम्पल आर मार्क्ड बाई टेम्पल टैंक्स एंड वेल्स वाइल इन द्रविड़म टेम्पल। यहाँ पे कह रहा है कि जो नगर वहाँ पे टैंक और जो है कुएं होते थे, बट द्रविड़ मंदिरों में जो है नहीं होते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, आप जरूर देख लीजिए, गोपुरम बोलते हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग, और जैसे कि काऊ और इन सब के लिए गोकुल मिशन चलाया गया ना, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो आप लोग को बताना है कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। ठीक, इसका आंसर देखिए यहाँ पे बी सही है, चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पे पहले बताया गया है कि कोई भी एनिमल एक जैसे दिखता है या फीचर है तो उसको ब्रीड बोलते हैं। अगर वो ब्रीडिंग अगर उनके उसी एनिमल्स के बीच में कराई जाती है सेम ब्रीड के, तो उनको इनब्रीडिंग बोलते हैं। अगर क्रॉस कराया जाता है, जैसे कहते हैं ना कि ये वाला डॉग जो है क्रॉस है, लग रहा है लेब्राडोर और जर्मन शेफर्ड का, तो अगर अलग अलग ब्रीड में अगर क्रॉस कराते हो
तो जो है इसको आउट ब्रीडिंग बोलते हैं, बिल्कुल सही है। और इन ब्रीडिंग नेसेसरी होती है प्योर लाइन बनाने के एनिमल के लिए। जैसे एक बार उन्होंने कई जनरेशन में करते हैं काम, ठीक, पहली जनरेशन से इन ब्रीडिंग कराई, उसमें से भी ऐसे 5-6 बच्चे जो भी हुए, गाय भैंस या जिसके भी करा रहे हो आप, तो उसमें जो सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल होगी, फिर इनकी ब्रीडिंग कराई जाएगी नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन में, फिर उसमें से जो निकले फिर, तो इससे क्या है कि प्योरिटी एक एनिमल की बनेगी। यही तो मोदी जी बताते हैं ना कि गोकुल मिशन और इन सब में जो है हमें अपनी इंडिजीनियस जो ब्रीड्स हैं बोवाइन की, उनको जो है अच्छा बनाना है, ठीक। फिर उसके बाद लेकिन क्या है कि कंटिन्यूड इनब्रीडिंग और स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग करते हैं तो उससे फर्टिलिटी धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाती है, ठीक। इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। और ये हमारे नंबर्स हैं, आप लोग को अगर टेस्ट सीरीज और पेड ग्रुप हमारे ज्वाइन करने हैं तो आप जो है इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से पढ़िए, खूब पढ़िए और लगातार लगे रहिए अपने सिलेक्शन के लिए। हम लोग तो आप लोग के साथ हैं ही। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।